आज हमारे बीच है रोहित भिंडे। ये ऑफिसर हैं एडी इंडस्ट्रीज़ में। इन्होंने काफ़ी मेहनत की। पहले इन्होंने ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये सिविल सर्विसेज में आ गए। उसका अटेम्प्ट क्लियर किया। जैसे कि आजकल बहुत से बच्चे कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, क्या ये सजेशंस देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि कैसे वो क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सब लोग ये तो करते हैं कि क्या करें, पर ये नहीं देखते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। वो 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, बस पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम मिलते हैं रोहित भिंडे सर से। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो तो मच। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की? जी, मैं नॉर्मली एमपी में धार जिले में निसरपुर एक गांव था, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल से फर्स्ट से लेकर 8th तक वहाँ पे मैंने की स्कूलिंग। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 9th से लेकर 12th तक, जो निसरपुर का गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद वही था कि वो क्षेत्र जो हो गया था, वहाँ क्षेत्र डूब गया था। ओके। तो उसके बाद हमारे कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो उसके बाद मेरा जो कॉलेज वगैरह मैंने स्टार्ट की, तो मैंने JEE की थी, उसमें मुझे कॉलेज मिला था अपना IIT DAV। तो वहाँ से मैंने फिर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर ली। काफ़ी फेमस है ये कॉलेज, डीएवी कॉलेज। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वो काफ़ी सारे लोग देखने में आ रहा है कि वो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। तो जी, क्या रीज़न रहता है उसका? ये ऐसा आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग में आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपने एक बार इंजीनियरिंग कर दी, तो आप इंजीनियरिंग के अलावा और दूसरी फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे। मैं जैसे कि मैं खुद राइटर भी हूँ, तो मैं सोचा काश मैं पोइट्री वगैरह इसमें परमानेंट उसको अपना बना दूँ। लेकिन फिर मैं बोला कि जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, हुँ। और पीएससी एक इकलौता ऑप्शन था मेरे पास। टाइम पे 2 ऑप्शन थे, वन डे एग्जाम के लिए और एक अपना पीएससी। तो वन डे एग्जाम के लिए एसएससी या अदर जो मल्टीपल एग्जाम है, जो एक बार बैंक पीओ जैसी रहती है। और पीएससी का ऐसा था कि जिसकी प्रॉपर एमपी स्टेट में अपनी ज्वाइनिंग होगी। तो इसलिए मैंने एमपी पीएससी चूज़ करी, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है, एमपी में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका बेस सेट रहेगा, फैमिली के साथ भी आप प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सकते, ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इजीली आप आ भी सकते हो। तो इसलिए पीएससी को चूज़ करने का मेरा रीज़न यही था। और अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। ये तो एक वो सही है। नॉर्मली कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग कैन डू एनीथिंग, इंजीनियर इंजीनियर कुछ भी कैन डू कर, एनीथिंग हाँ। एक्सपेक्ट इंजीनियरिंग। वो हुँ। बस यही है पूरा ये रीजन तो है। उसका। एक्चुअली इंजीनियरिंग को मीम बना दिया है लोगों ने। बस वैसे यही है। पर देखा जाए तो आप पोएट्री में देख लीजिए, स्टैंड अप में देख लीजिए, इंजीनियर्स बहुत आगे आ रहे हैं, बिज़नेस बिल्कुल फील्ड में देख लीजिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि जो इंजीनियर वाली जॉब जो है आईटी सेक्टर की, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। वो भी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बिना आईटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, डिजिटली कुछ नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, ये तो बात रही इंजीनियरिंग की। पर जैसे कि आजकल लोग, काफ़ी सारे लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तैयारी करते हैं। जी। वो एमपीपीएससी के काफ़ी अटेम्प्ट्स रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो एमपीपीएससी में मैंने ये देखी है, कोई भी सिविल सर्विसेज में, स्पेशली एमपीपीएससी में, हम्म, बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं 10 लाख, उसमें हम्म, सीट्स आ रही हैं 200, 150। तो अब मेरे को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोई कितना भी टॉपर हो इस चीज़ में, हम्म, चाहे वो बहुत टॉपर हो, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को ये डिप्रेशन आ जाता है कि यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं कहीं पे, अब प्रॉपर मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिजिकल बिल्कुल। हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर वो अपने आप से ये कह रहे हैं कि मतलब हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। पर उनको एक चीज़ देखनी चाहिए कि वैकेंसीज तो उतनी ही है ना, लिमिटेड, बिल्कुल। लिमिटेड है जी। वैकेंसीज। तो आपने तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, तो आप कोई जी। सजेशन देना चाहेंगे कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो ठीक है किसी का निकल जाता है पर किसी का नहीं निकलता है, हम्म, किसी का शुरुआत का निकल जाता है पर उसका वो मेंस नहीं निकलता। और बिल्कुल कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं, वो सिर्फ कुछ नंबर से, बिल्कुल। क्योंकि इंटरव्यू में ये रहता है कि आपका टोटल देखा जाता है वहाँ पे। हाँ, मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों मिला हाँ, के। टोटल पूरा देखा जाता है, उसके बाद फिर वो वहाँ पे बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है एक तरह से। बिल्कुल। तो आप क्या हाँ, सजेशन देना चाहेंगे उनको? देखिए मेनली जो अपने एमपीपीएससी आपने लिमिटेड सीट्स का खाए, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर साल का एवरेज मिलाए तो मैं मोस्टली 200 से 300 सीट से आती है। और उसमें 2 से 3 लाख लोग एमपीपीएससी में फॉर्म फिल करते हैं। फिर 200-300 में फिल्टर लगते, तो एक सीट के ऊपर 20 लोग लोग मेंस देते। तो 200 सीट के हिसाब से आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। और जब फाइनल इंटरव्यू की बारी होती है, तो एक सीट पे 3 लोग इंटरव्यू देते। ये पूरा एमपीपीएससी का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा प्रोसेस है। तो नॉर्मली अगर आप एक्चुअल में देखा जाए, तो 3-3.5 लाख लोगों में से एक्चुअल कंपटीशन रहता है 40 से 50 हज़ार, जो सीरियसली प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन आप प्रीलिम्स की तैयारी से एमपीपीएससी कभी निकाल नहीं सकते। अगर आपने प्री निकाल लिया, उसके बाद भी आपको मेंस लिखना पड़ेगा। और मेंस में आपको 6 दिन कंटिन्यू 6 पेपर लिखने पड़ते।
उसमें भी स्टार्टिंग के 4 पेपर पार्ट ए पार्ट बी में रहते, अब तो नॉर्मली पार्ट 5th पेपर भी आ गए हिंदी वगैरह में भी। तो इसलिए प्रॉपर आपको 6 दिन कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। आपको 2 पार्ट रहेंगे, हिस्ट्री जियोग्राफी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस, जो हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। अब इसमें सोशलॉजी आ गए, ऐसे नए नए सब्जेक्ट आते जाते हैं। तो आपको हल्के से पूरा माइंड स्विच करना पड़ता है। 1.5 घंटा आपने हिस्ट्री लिख लिया, उसके बाद आपने ज्योग्राफी में स्विच किया, ऐसे आपने पॉलिटी लिख लिया, उसके सोशलॉजी में स्विच किया। तो आपका माइंड उस टाइप से वर्क करना ज़रूरी है। आप देखते हो कि लोग पढ़ सब लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो टाइम बाउंडेशन रहती है। पूरी कॉपी के पेज लिमिटेड रहते हैं कि इसको 100 वर्ड्स में लिखना है, इसको 300 वर्ड्स में लिखना है। हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए, हाँ। टाइम लिमिटेड रहता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि जब भी आप पीएससी के फील्ड में आए, तो अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है, तो जो आपको 3 महीने मिलते हैं तैयारी के लिए, मेंस के लिए, आपको सबसे पहले करना चाहिए कि हमको नोट सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर हमने कोई एक बुक सिलेक्ट कर ली किसी एक सब्जेक्ट के लिए, उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न किया हमने, तो उससे हमको कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता है। लोग यहाँ पे नहीं होने का सिलेक्शन का रीज़न ये भी है कि लोग एक सब्जेक्ट को 10 बुक से पढ़ते हैं। 10 बुक्स को एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन हो नहीं पाता है, और रिवीजन नहीं हुआ तो एट द एंड वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते। तो इसलिए कोई से भी अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एक बुक, एक नोट सिलेक्ट कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। वो आपको लास्ट में हेल्प करेगा। आप अलग-अलग रिसोर्सेज़ पढ़ते हो कि अभी ये पढ़ लेता हूँ, फिर वो पढ़ता हूँ, और आखिरी में फिर आप पूरा रिवीजन कर नहीं पाते हो। और 6 दिन कंटिन्यू 6 एग्ज़ाम से, तो आप पॉसिबल है ही नहीं कि आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज़ कर सको। इससे अच्छा जो आप पहले से रिवाइज़ कर चुके हो, उसको आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उसमें। तो इसलिए मेनली ये है कि पीएससी का जो प्रॉपर सिलेबस है, टॉपिक्स है, उसके लिए आपका पहला एम ये होना चाहिए, हमारी बुक्स और नोट शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए कि हमें इस चीज़ को यहीं से पढ़ना है। उसको जितने अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, उसका आगे फिर फ़ायदा हमें मिलता है। अगर आपने पहली बार में प्रीलिम्स निकाल लिया और 3 महीने को आपने अच्छे से यूज़ किया ना, तो पहले अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हो। जो मेरा खुद का ही पहला अटेम्प्ट था, तो इसलिए नॉर्मली तैयारी हो जाती। बस ये कि आपको प्रॉपर माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप भी 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करते थे, या आपने नॉर्मल एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि मुझे इतने पढ़ाई करनी है? जैसे कहते हैं ना कि आजकल हार्ड वर्क काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क काम आता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। लोग हार्ड वर्क करते हैं, पर उसमें थोड़ी-सी स्मार्टनेस अगर वो दिखा दें, हाँ। तो जैसे कि लोग 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, रियलिटी ये है कि जब स्टार्टिंग में मैंने पीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने अब इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग में तो खास पढ़ाई की नहीं थी मैंने, वो तो ये इंजीनियर्स का रियलिटी तो है। है। तो इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के बाद अपने करियर ऑप्शन के लिए पीएससी चूज़ करा था, तो मुझे पीएससी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओके। तो इसलिए जब मैं पीएससी फील्ड में आया था, तो मैंने बोला बेस्ट ऑप्शन ये कि कोचिंग कर लो। तो मैंने कोचिंग कर ली। अब कोचिंग में भी मैं नॉर्मली इंजीनियरिंग की मेंटलिटी में ही था कि कोचिंग जा रहे आ रहे, पढ़ाई बिल्कुल बंद थी। लेकिन फिर मेरा रूममेट है, वो रमन पाठ है, तो उसने भी वो आया जॉब छोड़ के, एक्सेंचर में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। उसने स्विच किया पीएससी में आने के लिए, और वो डे वन से जब से आया है, उसने आते ही लाइब्रेरी लगा ली, कंटिन्यू डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहा था वो। तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा, उसने एक मोटिवेशन दिया मुझे पढ़ने का। तो इसलिए उसको देखे-देखे मैंने भी लाइब्रेरी लगा ली। तो लाइब्रेरी का मेरे को सिंपल सा कॉन्सेप्ट सबसे सही ये लगा कि अगर लाइब्रेरी लगाते हो, तो डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। आपको एक्चुअल कॉम्पिटिशन पता चलता है कि लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी सिंपल से ये किया था कि मॉर्निंग 6 से रात के बाद में लाइब्रेरी लगा ली। अब ये कि सुबह 6 बजे तो जाने से रहे, लेकिन ये था कि उठ के गए, लाइब्रेरी आए, दोपहर को खाना खाने गए, फिर पढ़े, फिर रात को खाना खाए, पढ़े, और एट देन रात को 11-12 बजे तक पढ़ी। तो पढ़ाई का टाइम तुम्हारा फिक्स था कि मतलब एवरेज 10-12 घंटे तो फिक्स थे कि दिन का हम पढ़ ही रहे थे। बाकी ये है कि जो स्मार्ट स्टडी का आप बता रहे थे, तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 यूनिट में से 3 3 मार्कस, 2 5 मार्कस, 1 11 मार्कस, ये पूरा प्रॉपर शेड्यूल था उसका। अब आप प्रॉपर 100 पेज की बुक है, उसमें से पता है केवल 6 क्वेश्चन आएँगे। अब आपको पता है कि क्या चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, तो आप ईज़िली सब कर पाओगे। लोग पूरा समेटने के चक्कर में ओवरफ्लो हो जाते हैं चीज़ें। इसलिए मुझे पता था कि ये चीज़ आने की संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उस चीज़ को मैं नहीं पढ़ता था, और एट द एंड वो आती भी नहीं थी। क्योंकि आप पुराने जितने भी पीवाईक्यू है, आप उनको स्टडी करोगे, तो जो मेन टॉपिक है, जो ऊपर से दिखते हैं, जो मेन टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी पीएससी की जर्नी में देखो, तो आप सिलेबस को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, उनकी जो टॉपिक्स है, उनको हाइलाइट करके केवल उन्हीं को मेजरली पढ़ो, तो आपका पूरा काम हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई दिक्कत रहती नहीं। मेनली ये सिलेबस, अगर आपने सिलेबस को घोट लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपके पीएससी सिलेक्शन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो आपने कब कौन सी ईयर में एग्ज़ाम दिया था?
जी मेरा 18 में ग्रेजुएशन हो गया था ओके। और फिर मेरा पहला अटेम्प्ट था 19 का। 19 का पहली बार में प्री हो गया था, उसके बाद मेंस हो गया था और मेंस के बाद आ गया था कोविड। और कोविड के बाद थोड़े सिनारियो बदल गए थे कि ओबीसी रिजर्वेशन का एक मुद्दा आया था 8713 पे, जिस चक्कर में जो ओबीसी रिजर्वेशन का कास्ट था कि उनका 27% देना है, 14% रिजर्वेशन का। तो वो चीज़ कोर्ट केस में चली गई। तो जो हमारी 19 की जो वैकेंसी थी उस पर स्टे लग गया, तो कोर्ट पे केस गया, कोर्ट पे डेट आती रही। इसी बीच में फिर एमपीपीसी 2020 का एग्ज़ाम आया, उसका प्री हो गया, उसका मेंस हो गया। उसका फिर सबसे पहले मेरा सिलेक्शन होता है एक्चुअल में एमपीपीसी 2020 में एज ए कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। लेकिन फिर 4 साल बाद जब फाइनली 2023 में एमपीपीसी 2019 के इंटरव्यू हुए, उसमें फिर मेरा फाइनली एडी इंडस्ट्री में सिलेक्शन हुआ और 2024 में मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो अटेम्प्ट मेरा पहली बार में दोनों 19-20 का हो गया था। लेकिन वो ये कि कोर्ट केस और दूसरे मुद्दों के चक्कर में वो चीज़ें बढ़ती रही। और कोर्ट केस का ऐसा मुद्दा है कि आप जब तक कोर्ट फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तारीख पे तारीख तारीख। पे तारीख रहती है, तो इसलिए तो ये था। लेकिन एट देन फाइनली हम आके सेटल है। तो आपकी पोस्ट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी मेरी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री। तो नॉर्मली हमारी पोस्ट है एमएसएमई डिपार्टमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें जो नॉर्मली आप देखते हो, अगर आपने इंदौर में देखा पीथमपुर एक एरिया है। जी। अब जब मैं इंदौर में था कॉलेज टाइम से, तो मुझे लगता था कि पीथमपुर अपना इंदौर का पार्ट है। लेकिन जब पीएससी की फील्ड में आए तब मुझे पता चला कि जो पीथमपुर धार जिले का हिस्सा है। तो पीथमपुर है, रायसेन में एक मंडी द्वीप है, ये जो एरियाज है यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना, लोगों को इंडस्ट्री के लिए प्रमोट करना, ये पूरा काम हमारे डिपार्टमेंट में जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में सीएम उद्यम क्रांति, अपने पीएम ईजीपी, इसी कुछ योजना रहती जिसमें हम आपको लोन प्रोवाइड कराते, जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी, इंटरेस्ट में छूट मिल जाएगी। इसके थ्रू अगर आप इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलता है। आपको लैंड अलॉट करा देंगे हम कि आप यहाँ पर आके इंडस्ट्री डालिए, वहाँ पर आपको प्रॉपर चैनल दे देंगे कि पानी की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड है। बस ये कि हमको इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाना है, इसलिए आपको उसमें सर्विस एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में हम आपको गवर्नमेंट स्कीम के बेस पे लोन प्रोवाइड करा दें ताकि आप उसको आगे बढ़ाएं। तो ये आपको रहता है पूरा आपकी काम। जॉब करने में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। आपको ऐसा फ़ील होता होगा जैसे कि लोग का सिलेक्शन हो जाता है, फिर उनको जॉब मिलती है, बहुत प्राउड सा फ़ील होता है, पूरी जर्नी उनको याद आती है कि कैसे हमने स्टार्ट किया, कैसे हमने स्ट्रगल किया और हम इस मुकाम पे पहुँचे, इस पोस्ट पे पहुँचे। जी। तो क्या आपको जब आपको पोस्ट मिली थी तो कैसा क्या रिएक्शन? ऑब्वियसली खुशी हुई होगी, बट एक कुछ चीज़ें आती हैं माइंड में कि यार ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा ऐसा कोई मोमेंट हो जो आपको ऐसा लगा हो, जब आपकी जॉइनिंग हुई थी, आपका सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे? जी वो तो रहता ही है कि आप इतने सालों से, मैं 18 के बाद से मैंने लगभग सारी चीज़ें छोड़ दी थी पढ़ाई के लिए, घर जाना छोड़ दिया। इनके 2020 का कोविड की थी दिवाली, मैं दिवाली पर भी घर नहीं गया था क्योंकि एग्ज़ाम थी, पढ़ाई थी। अब कहीं ना कहीं ये था कि बाकी जितने भी दोस्त थे सब प्राइवेट सेक्टर में थे, सबका प्लेसमेंट हो चुका था, अब हम यहाँ पर है। तो इस चक्कर में हम दोस्तों की शादियाँ तक अटेंड नहीं कर पा रहे थे कि हाँ। उनके घर वाले पूछ ले कि लोग बेटा क्या क्या करते हो, कहेंगे, कितना और क्या बेटा कमाते क्या हो, करते हो, और क्या, कितना कमाते हो, और क्या। एक्चुअली रीज़न इज़ कितना बिल्कुल। कमाते और हो। मेनली हमारे जो दोस्त थे वो समझते कि हाँ चलो ये पीएससी की तैयारी कर रहे, तो गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम लगेगा। लेकिन दूसरों को अपन नहीं बता सकते रिश्तेदार ना, नहीं नहीं समझते। समझते। उनको ये लग रहा है कि ये तो मजे मार रहे हैं इंदौर में, कुछ तो कर नहीं रहे और क्या। तो इसलिए ये पूरा सीन रहता था। तो जब फाइनली रिजल्ट हुआ था 2020 का, क्योंकि पहला सबसे पहला दिन 2020 का आया था, तो जब उसमें मेरा लिस्ट में नाम आया था, मेरे दोस्त ने कॉल करके बताया था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए जब वो देखा, मैं भागते सीधे अपने रूममेट के पास गया था गले मिलने की वजह, कि फाइनली हो गया करके। फाइनली इसलिए तो मेहनत रंग पूरी लाई। जितनी भी थी, उसके बाद मेरी सारी एनर्जी उसमें मैंने निकाल ली। उसके बाद मेरा ऐसा था कि पढ़ाई से मोहमाया सब मन उठ गया था कि 5 साल से तैयारी कर रहे, हाँ। कंटिन्यू एग्जाम दे रहे, अब जाके फाइनल रिजल्ट आए, तो उसको लाइफ को प्रोसेस को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस चक्कर में अपना 21 का मेंस सेक्रीफाइस कर दिया था। ओके। मैंने कहा कि मेरा 21 का मेंस भी था, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अब हो गया, अभी जो यहाँ पर है, अब इस प्रोसेस को एंजॉय करना ज़रूरी है, वरना इस चेन में हमेशा रहेंगे, इस लूप लाइन में फंसे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम आगे जा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा प्रोसेस को एंजॉय करो, और रिजल्ट को है तो प्रॉपर टाइम दिया मैंने। सिलेक्शन के बाद सब जगह में जहाँ पर दोस्तों से मिलना था मिला, घूमा फिरा, जितनी भी चीज़ें करनी थी मैंने करी। तो इसलिए मैं ओवरऑल ओके था।
तो जैसे कि सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज़ आती हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एक एमपीपीएससी जिसको आपने क्रैक किया है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि यदि किसी को सिविल सर्विसेज में एमपीपीएससी स्पेशली करना हो, तो वो क्या करे? मतलब क्या प्रोसेस रहेगी उसकी, मतलब प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की? तो थोड़ा-सा हम उसके बारे में जानना जी, चाहेंगे। अपना एमपीपीएससी 3 स्टेज में रहता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में अपना जीके रहता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, अपना कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ रहती पेपर ए में। और सेकंड पार्ट है तो अपना सी सेट। सी सेट में अपने हिंदी, अपने रीजनिंग, मैथ्स, ये सब रहती। तो सी सेट में नॉर्मली आपको 40% कट ऑफ रहता है, नॉर्मली सब इजीली क्रैक कर लेते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग रहती नहीं है। मेन आपका रहता है प्रीलिम्स में पेपर ए क्वालिफाई करना। पेपर ए अगर आपका क्वालिफाई है तब जाके आप मेंस के लिए में क्वालिफाई करते हो। अब उसमें भी 6 पेपर होते हैं कंटिन्यू। तो 3 पेपर रहते हैं जो हमारे सिलेबस के टाइम पे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में होंगे। तो प्रत्येक पार्ट 150 नंबर का होता है। तो 3 पेपर हो गए, तो ये अपने 900 नंबर के हो गए। तो इसके बाद पार्ट 4 आता है एथिक्स का, जो उस टाइम पे 200 नंबर का होता था। उसके बाद अगला पार्ट है पेपर 5, वो 200 नंबर का। और लास्ट में इंटरव्यू 100 नंबर का। तो इस तरीके से लगभग 1400 नंबर का मेंस रहता है। और उसके बाद आप मेंस अगर क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो। उसमें आपका 175 नंबर का इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। आप अगर मेंस में अगर आपके अच्छे नंबर है, अगर आपने मेंस में टॉप किया है, तो आप अगर इंटरव्यू में मिनिमम नंबर भी लाओगे तो अभी आपका पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आपकी सिलेक्शन की मेन जो है यूनिट, अगर आप मेंस में अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू इतना वेरी मायने रखता नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त है जो आउट ऑफ 175 में से 50 नंबर लाए, लेकिन ऑलरेडी सिलेक्ट है क्योंकि उनका मेंस अच्छा था। ओके। इसलिए तो आप अगर मेंस में अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपको इजीली हो जाता है। और इंटरव्यू की बात रही तो इंटरव्यू में नॉर्मली अब आयोग के जो एमपीपीएससी कमीशन है, उनके जितने भी मेंबर्स थे उनके बोर्ड रहते हैं। अब उस बोर्ड में कभी 3 मेंबर्स रहेंगे, कभी 5 मेंबर्स रहेंगे। अब जिस दिन जो आपका इंटरव्यू रहेगा, आप जाओगे प्रॉपर, आपने जो पॉडकास्ट टाइप देखे होंगे, मॉक इंटरव्यू टाइप देखे होंगे आपने वीडियोस, तो उसमें आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि पूरे 4 से 5 लोग रहते हैं और वो रैंडमली आपसे हाँ, क्वेश्चन पूछते रैंडम कि आप इसके क्वेश्चंस बारे में पूछते बताइए, हैं। उसके बारे में बताइए। नॉर्मली इनके पास अपना एक डेस्क जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, आपकी स्कूलिंग, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी हॉबी, ये सब चीज़ें फिलअप करके आप उनको देते हो। अब नॉर्मली उनका मन होगा तो उस फॉर्म में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने तैयारी की होगी तो आप उनको बता पाएंगे। लेकिन कभी कभार चीज़ें इतनी रैंडम हो जाती है कि वो फॉर्म डाला रहता है और वो अपने मन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उस टाइम पर उनको जो याद में आ जाएगा वो कर देंगे। तो इसलिए इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल है। इसकी प्रिपरेशन आप कितना भी कर लो, उसमें नंबर आएंगे ना आएंगे किसी के भरोसे नहीं। मेंस इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रॉपर तैयारी करके स्कोर कर सकते हो, ताकि आप सिलेक्शन की गारंटी ले लो। इंटरव्यू में आप भले आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की प्रिपरेशन कर लो, कोई भरोसा नहीं, क्या पता आपके नंबर आए ही नहीं। इसलिए सिलेक्शन का आपको मेन है हमें, तो सिलेक्शन के लिए आपको मेंस अच्छे से करना पड़ेगा। इंटरव्यू नॉर्मली 40-50 नंबर पे भी देते हैं, किसी को 160 भी मिल जाते हैं। इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ देखी है, कोई कैंडिडेट गया है, जी, अब उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। और यदि उनको क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो किस तरह से उसका रिप्लाई करे? या तो वो सॉरी सर बोल दें सिंपली, या किस तरह से वो रिप्लाई करें? जी, मतलब कई बार क्या होता है, वो हेजिटेट हो जाता है, थोड़ा-सा वो डर जाता है कि यार हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो वो को आंसर देने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं दे पाते। तो इसकी वजह वो कुछ लोग देखा है मैंने सॉरी सर बोल देते, तो क्या बेस्ट रहता है जी, इसमें? सबसे बढ़िया ऑप्शन है सॉरी सर। सॉरी सर। अगर आपको उसके बारे में ज़ीरो आइडिया है, तो आप सॉरी सर बोलिए। आप गलत जानकारी देने से बचिए। अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, तो कह दीजिए सर मुझे इतना पता है। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं और आप तुक्का लगा रहे हो, तो फिर वो कहीं न कहीं आपके पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और आपके इंटरव्यू के मार्क्स कम हो जाएँगे। हुँ, हुँ। इसलिए अगर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, आप बता सकते हो कि सर मुझे इतना ही पता है, तो ओके है। अगर आप बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हो, तो कहीं न कहीं आप अपने नंबर कम करा रहे हो। तो इसलिए आप क्लियर करके कह दीजिए कि सॉरी सर। और इंटरव्यू ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है। सामने वाले भी चाहते हैं कि आपको पता है कि उनको भी पता है कि आप सब कुछ पढ़ के नहीं आए हो। आप सर्वज्ञ तो हो नहीं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मेनली ये रहता है, उनको भी पता है कि कुछ-कुछ जगह पे सॉरी बोलो, ताकि उनका भी ईगो सैटिस्फाई होना चाहिए। हुँ, अगर वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे और आप सारे क्वेश्चन बता सारे दो, तो भी कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये कहाँ से नए लोग आ गए और बात ईगो सारी पे लग जानकारी दे दी। जाती है। तो इसलिए कहीं न कहीं हमें प्रॉपर बैलेंस रह के खेलना पड़ता है।
ये जैसे पूरा कि मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में वो एक्चुअली आपका ये देखते हैं कि आप किस तरह से सिचुएशंस को डील करते हैं। कोई बिल्कुल, आपसे क्या, वो ये नहीं देखते कि आप क्या पढ़ के आए हो। वो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो ये देखते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप कैसे डील करोगे। आपको पोस्ट जैसे मिल गई, कोई सिचुएशन आ गई है, बिल्कुल। तो आप कैसे डील करोगे, उस चीज़ को वो देखते हैं। आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ के लिए, हुँ, आप कैसे बिहेव करते हो किसी सिचुएशन पे, कैसे लेते हो, हैंडल करते हो, तो वो चीज़ें देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल देखते हैं। बिल्कुल। तो यही सब मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मेनली इंटरव्यू में यही रहता है और जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड होंगे कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? वो चीज़ देखते हैं और फिर आपके जॉब के ऊपर से आप वो डिसाइड करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। नॉर्मल लोग जोश में आके बोल देते कि अरे हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकैलिटी के साथ जवाब दोगे तो प्रॉपर आपका नंबर अच्छे मिलेंगे। लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं हम देशभक्ति, जन सेवा, ये वो हुँ, करके कुछ न कुछ चीज़ ज़बरदस्ती बना के बोलते हैं और वो बनावट इंटरव्यू वाले पकड़ लेते हैं पकड़ क्योंकि लेते वो हैं। 30-40 साल से इंटरव्यू ही ले रहे हैं। हाँ, वो आप इंटरव्यू में एंटर करोगे ना, आपके हाव-भाव एक्सप्रेशन से देख लेंगे वो कि अच्छा ये किस टाइप के इंसान है, इसलिए आपके नंबर वैसे ही डिसाइड हो जाते हैं इन नॉर्मली। शॉर्ट अगर आप उनके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो आपकी सारी स्मार्टनेस बिल्कुल, रखी रह वहाँ पे जाएगी। उधर ही रह जाएगी। इसलिए नॉर्मली आप जैसे भी हो नॉर्मल बन के जाओ, बस ये कि नर्वस नहीं होना है। नर्वस नहीं होना इसलिए, है। क्योंकि वो चीज़ें पूछेंगे तो कहीं न कहीं आपको अगर बाई चांस रैंडम भी चीज़ें होंगी, तो आपके पास मौके मिलेंगे कुछ चीज़ों को कवर अप करने के लिए। अगर सामने से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इंटरव्यू कहाँ पे घुमा रहे हो। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन पूछा और आपके एग्ज़ाम्पल में आपने हॉबी को इंक्लूड कर लियो, तो उनको कहीं न कहीं हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे वो, क्योंकि हॉबी का ही ऑप्शन रहता है उसमें हुँ, हुँ। डेफ में। इसलिए अगर आपने हॉबी के बारे में आप पढ़ के जाते हो, अब अपनी हॉबी के बारे में आप खुद तो बताओगे ही बताओगे। तो ऑब्वियस सी इसलिए बात आपके है। ऊपर डिपेंड करता है आपको इंटरव्यू कहाँ पे ले जाना है। हुँ। ये रहता है पूरा प्रोसेस। एक चीज़ ये होती है जैसे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है हुँ, जैसे कि अभी जून 2024 में हुआ था। हुँ, तो एस्पिरेंट्स मतलब कह रहे थे कि जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उससे हुँ, थोड़ा-सा टफ आया था जून 2024 का। हुँ। तो हर बार यही हो रहा है, एस्पिरेंट्स यही बोल रहे हैं कि पिछली बार से थोड़ा-सा टफ आ रहा है एग्ज़ाम। तो ये क्या हो रहा है, मतलब सिलेबस ज़्यादा बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? और एक चीज़ और हुई थी कि अभी सिलेबस भी चेंज कर दिया था बिल्कुल, इन्होंने। तो किसी ने नोट्स खरीद लिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैंने 19 का मेरा पहला अटेम्प्ट था, तब सिलेबस अलग था। 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था और अब जाके 2024 में सिलेबस हो गया। तो मैंने 3 बार सिलेबस अलग-अलग देख लिए। तो मैं समझ सकता कि आप प्रॉपर सिलेबस चेंज होता है, आप उसके प्रॉपर नोट्स बना के तैयारी करते हो और अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। आपको 2 साल परफेक्ट नोट्स बनने में 2 से 3 साल लग जाते हैं और पता चलता है कि नोट्स बने आपके अच्छे और सिलेबस चेंज हो गया। आपने सारी बुक्स ली और सिलेबस चेंज हो गया। तो ये कहीं न कहीं सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। यही हो रहा है जैसे कि बच्चे प्री की तैयारी करते हैं लेकिन वो साथ में मेंस की मेंस तैयारी की भी करते हैं। करते हैं। अब बात हो रही है कि पहले प्री निकलेगा तभी मेंस बिल्कुल। निकलेगा, लेकिन अब होता क्या है, प्री निकलेगा वो मेंस उन्होंने पढ़ा है, इतने में सिलेबस चेंज हो हुँ, गया। तो बहुत मतलब उनको वही लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये गलत चीज़ है हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो ये। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब सिलेबस का चेंज होना भी ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि एट द एंड फिर नए लोग आ ही नहीं पाएँगे। क्योंकि हम जैसे 19 में तैयारी कर रहे थे, तो 19, 20, 21 और 2022 इसमें आप देखना जो सिलेक्टेड ऑफिसर थे, ऑलमोस्ट 50% तो कॉमन ही मिलेंगे चारों ओके। सालों में। क्योंकि वो आप उस चीज़ में प्रो हो जाते हैं, आप उसको कंटिन्यू इतने सालों से पढ़ रहे हो। हुँ, हुँ। तो फिर जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, वो फिर उनके साथ कॉम्पिटिट कैसे करने पड़ेंगे। इसलिए सिलेबस का टाइम टू टाइम चेंज होना भी ज़रूरी है, ताकि सब ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाए, सब सेम लेवल पे आ जाए, सबके लिए कॉम्पिटिशन समान हो जाए। इसलिए सिलेबस चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन जो आपने कहा था ना कुछ लोग प्री के साथ मेंस की तैयारी करते हैं, इसमें मुझे एक चीज़ याद है कि एक नॉर्मली भोरकुआ में कल्चर बना हुआ है कि प्री ईज़िली हो जाता है, आप तो मेंस की तैयारी कीजिए। हाँ, यही मैंने देखा है हाँ, नॉर्मली ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि आप बच्चों को एक तरीके से हतोत्साहित कर रहे हो कि नहीं आप तो कि प्री आपका तो निकालोगे। निकल ही जाएगा प्री, आप बिल्कुल, तो डायरेक्ट मेंस पे जबकि फ़ोकस फर्स्ट कीजिए। स्टेज प्री है, प्री का कट ऑफ हाई जाता है। प्री में बहुत। आप 4 ऑप्शन मिल रहे तो भी आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो। तो इसलिए अक्सर देखा जाता है कोचिंग वाले प्री को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चे को बोलते हैं कि आप तो मेंस पढ़ो प्री हो हुँ। जाएगा। जबकि पहला स्टेज प्री है। अगर आपने पहला स्टेज क्लियर नहीं किया तो आप मेंस की कितने साल तैयारी कर लो, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए प्री को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने प्रीलिम्स को अगर अच्छे से तैयारी की है तो मेंस वगैरह आपका ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं एक क्योंकि चीज़ और चीज़ें मैंने कॉमन रहती है। देखी है जैसे कि किसी का मान लो प्री निकल गया, हुँ, फिर उसका मेंस नहीं निकला, तो हुँ, फिर उसको दोबारा प्री देना पड़ेगा। बिल्कुल।
आपने अगर इंटरव्यू में भी आप डिस्क्वालीफाई हुए तो तो भी आपको आपको शुरू जीरो से से स्टार्ट ज़ीरो करना से पड़ेगा। स्टार्ट, तो ये मुझे थोड़ी सी गलत बात लगती है यार। उसने इतनी मेहनत की, किसी कैंडिडेट ने, उसने प्री निकाला, उसका ना फिर उसका मेंस नहीं निकला तो वो दोबारा प्री, और चलो ठीक है मेंस भी निकला, उसका इंटरव्यू नहीं निकला, फिर दोबारा प्री। तो ये यही बहुत ही मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, इसमें थोड़ा सा शायद कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता, अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिकल है ही नहीं, सीधी सी बात। अगर आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल स्टेजेस रहती है, तो इसलिए आप अगर लास्ट स्टेज से भी गिव अप कर रहे हो तो आप सांप सीढ़ी देखोगे ना कि आपको आखिरी सांप भी 99 पे काटेगा, सांप तो आपको काटेगा। फिर शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ती है। शुरुआत से। सेम यही रहता है, तो इसलिए आप फाइनल स्टेज में बाहर होंगे तो भी आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ना जो लोग ऑलरेडी एक बार प्री निकाल चुके, वो तो फिर उनको बाद में निकालने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट हर बार मेंस देंगे। वही वही और जब मेंस निकाल चुके हर बार इंटरव्यू देंगे, तो नए लोग कैसे आएंगे? ये बात भी सही है। कंपटीशन नहीं हाँ, है ये ना। बात भी सही है, और कंपटीशन इवन और बढ़ेगा, नए पुराने लोग रहते जाएंगे तो वो नए लोग। बिल्कुल, इसलिए तो अब इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि होना हाँ, चाहिए वो थोड़ा लगता सा। है और क्या, कि इतने आप सारे मैं देखती हूँ, इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, फिर वो एंड पे 99 पे सांप ने काट लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वही चीज़। अपने गुडविल में लगता है कि काश ऐसा नहीं होता, हाँ। लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। मैं एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपको हुँ, पता है वैकेंसीज़ 150 ही हैं या बिल्कुल, 110 जैसे निकली थी, बिल्कुल इतनी ही आता है। हैं, और बच्चे एग्ज़ाम्स 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। हुँ, तो मेरा मानना ये है कि आप प्लान बी भी रखें उसमें, हुँ, और मेरा साथ में ये भी मानना है कि आप एक टाइम तक तैयारी करें, क्योंकि एक देखा जाए कि एज लिमिट भी होती है। बिल्कुल। एक एज लिमिट होती है, और एक पढ़ने का भी माहौल रहता है। हर इंसान जीवन भर तो पढ़ाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लान बी रखो आप, मतलब ठीक है एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में 2-3 एग्ज़ाम्स और दे सकते हो, हुँ, हुँ। ऐसा मुझे लगता है। और ठीक है अगर नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, किसी में भी नहीं हुआ, तो आप प्लान बी चूज़ कर लो। कई बच्चे ना इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो घर वालों से बात करना बंद कर देते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हुँ। तो इस पे आप कुछ कहिए? देखिए, प्लान भी मेरे हिसाब से होना अच्छी बात है, कि अगर आपका प्लान भी है, क्योंकि सीटीईटी लिमिटेड अभी से 2019 में 571 सीटें थी, तो उसके लिए लगभग 10,000 लोगों ने मेंस लिखा था। उसके बाद से फिर 200, 150 इतनी पोस्टें, तो 10,000 जिन्हें पहली बार में मेंस निकाला था, मतलब पहली बार में मेंस हुँ। लिख रहे थे, वो अगर उनकी लिस्ट खत्म होते-होते पीएससी 2030 आ जाएगी, नए लोग आ नहीं पाएँगे। वही, तो वही। ये रियलिटी है, तो इसलिए सबका प्रैक्टिकली देखा है, सबका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर कोई प्लान भी है, जिससे आप अर्न कर सकते हो, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, हाँ, क्योंकि तो अच्छी है। फाइनेंशियली बहुत क इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल, मतलब इनकम होना, क्योंकि कहीं बिल्कुल। न कहीं से। और आपको कहीं न कहीं खासकर लड़कों के साथ होता है कि वो उनके पास कोई रहता ऑप्शन नहीं है। एक नेगेटिव हाँ, वे मत रहना। नेगेटिव नहीं नहीं है, लेकिन एक्चुअल नहीं रियलिटी लेकिन है। नॉर्मली रहता ना कि लड़कियों का ऐसा रहता है, इसलिए ये कि है हाँ, कि अगर एक्चुअल आपने कुछ रियलिटी नहीं किया है, तो रियलिटी आपकी है शादी ये। हो जाएगी। है, रियलिटी लेकिन है इसमें। लड़कों का रहता है कि कुछ नहीं तो फिर क्या करोगे? और एक चीज़ और चल रही है यहाँ बिल्कुल। पे, एक कल्चर और आया है कि बच्चे घर वालों से कह के आते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब, हाँ, और वो सिर्फ तैयारी के नाम पे आते हैं, और वो सिर्फ 1 साल 2 साल एंजॉय करते घूमते फिरते हैं, और फिर वो बोलते हैं नहीं हुआ सिलेक्शन। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो मैंने काफ़ी देखी ये चीज़ है। आपको धोलाराम में वो मिलेगी। यहाँ जैसे इंदौर में से भोला राम हो गया, बबरपुर, ये तो नलका है हो ही, गया, हब है ही है ही वहीं वही। का। तो वहाँ पे आपको सारे यही मिलेंगे। मेनली ये है कि वो इंदौर का जो कल्चर है, उसको एन्जॉय करने आते, कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, वो रूम पे या तो लाइब्रेरी में मिलेंगे, 90% का टाइम वहीं पे रहेगा। वो रात को 10 बजे निकलते नॉर्मली, हुँ, क्योंकि तब भीड़-भाड़ खत्म हो जाती है, तब उनको थोड़ी शांति मिलती है। हाँ, वरना ऐसी भीड़-भाड़ में कभी भीड़ आपको में। दिखेंगे नहीं वो। वो प्रॉपर पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों से अलग है। वो जो पढ़ाने वाले स्टूडेंट होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, वो कंटिन्यू टेस्ट पे टेस्ट लिखे जा रहे, कोचिंग जॉइन कर रहे, कुछ ना कुछ कर रहे, अपने आप को बिज़ी रख रहे। वो आपको मार्केट में नॉर्मली दिखेंगे नहीं। अगर दिखेंगे भी तो लाइब्रेरी जाते हुए या तो लाइब्रेरी से आते हुए, कुछ काम के लिए होंगे। नॉर्मली क्योंकि उनका है, बाकी अब सबके अपने-अपने तरीके हैं, सिंपल सी बात, हम किसी को जज नहीं कर जज नहीं सकते। कर सकते और क्या। एक्चुअली में। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे कि आप मान लो 100 कहीं से सिलेक्शन हो, मतलब 100 हाई रेटेड लोग हैं, हुँ, 100 बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अब किसी कहीं पे 100 जगह, वो 10 जगह हैं कहीं पे, 100 हुँ, इंटेलिजेंट लोग हैं पर 10 जगह हैं। हुँ, तो आप उस चीज़ से अपने आप को डिस्क्वालीफाइड मत समझिए, क्योंकि आप ये समझिए ना कि जगह 10 की ही है, तो आप किसी से कम या ज़्यादा नहीं हैं। बिल्कुल, आप उतने ही क्वालिफाइड, आप उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने बाकी लोग हैं। अब बात ये है कि वो वैकेंसीज़ ही 10 हैं, तो बाकी के 90 तो बिल्कुल, रिजेक्ट होंगे ही ना। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम पढ़ाई की है उन्होंने, या उन्होंने मेहनत नहीं की है, हुँ, या वो कम इंटेलिजेंट है। बिल्कुल। ये वैकेंसीज़
की बातें समझना चाहिए बच्चों को भी और घर वालों को भी समझना चाहिए मेनली स्पेशली। ये है कि वही आप सोच के आओ कि एक बार में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, होते हैं, लेकिन सभी का पहली बार में सिलेक्शन तो होगा नहीं, कुछ का सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट में होगा, तो अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें डेडिकेटेड हो, आप कंटिन्यू तैयारी करो बिना किसी उसके डाइवर्जन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आपका सिलेक्शन होगा, बस कि थोड़ी देर लग जाएगी। इसलिए अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तब तक उसमें लगे रहना, क्योंकि अगर आप इंदौर सी शहर में आके पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो हर महीने घर वालों से किराया बुलाना वो बहुत गिल्ट फील कराता है। इस एक्चुअली चक्कर में बहुत पैसा लगता है सिविल सर्विसेज की तैयारी बिल्कुल, में, बहुत लगता आप है। ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये मान लो, क्योंकि 4-5 हज़ार का तो इंदौर पे रूम ही मिलता है, हाँ, 2-3 हज़ार खाने का, वही वही। उसमें फिर चाय नॉर्मली आपको कुछ बुक्स लानी है, कुछ भी ऐसा, तो ऑन एन एवरेज आपको पर मंथ 10 से 12 हज़ार लगता है। और आप कब तक गुलाते रहोगे, और एक एक टाइम पे टाइम आपकी बाद आत्मा भी जब खुद देने लगती लगने है। लगता है कि यार घर वालों से पैसे मांग रहे हैं, इतने बड़े हो गए, खुद नहीं बिल्कुल, कमा पा रहे, यही ना। अभी भी ग्रेजुएशन करके भी कर रहे हैं, नहीं कमा पा रहे घर वालों के हुँ, भरोसे, तो वो चीज़ थोड़ी सी आती है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से रखना चाहिए प्लान भी, एक टाइम तक मेहनत करो, लग रहा है तब तक, पर ये मत सोचो कि यार ये नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ और नहीं है, लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ और ट्राई कर लो ना, एक टाइम तक मेहनत करो। नहीं हो पा रहा है तो ट्राई करो दूसरी चीज़, क्योंकि ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है आपको इस रास्ते से ही मिले, ज़िंदगी आपको उस रास्ते से भी मिल सकती है। मेनली यही है ना, कि जैसे कि मैंने सोचा था कि इन केस मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं सिर्फ किसी कोचिंग में शायद पढ़ाने लग जाता, क्योंकि 4-5 साल से जो पढ़ा है अब वेस्ट तो ऑब्वियस नहीं सी जाना बात चाहिए। है, वेस्ट नहीं तो जाना इसलिए वो चाहिए। कहीं ना कहीं प्लान बी के रूप में होता है कि आप कई जगह पढ़ाने लग जाओ, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो ज्ञान आपने इतने साल से हुँ, यूज़ किया है, कहीं ना कहीं काम आएगा। खुद नहीं तो आप दूसरों के सपने तो साकार कर पाओगे, तो एक्चुअली इसलिए कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी और आपका अनुभव उनके साथ काम आएगा। तो इसलिए ऐसे प्लान भी आपके पास बहुत से अवेलेबल रहेंगे कि आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड और दूसरे काम कर सकते हो, उसमें भी लोग सक्सेसफुल रहे। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्रेज़ चल रहा है, सब लोग सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं और ये क्रेज़ ना इंडिया में ज़्यादा चल रहा है और ये कुछ 5-6 साल से ज़्यादा बढ़ा है इस चीज़ का। हम्म, तो ये एक भेड़-चाल है, क्योंकि सबको मानता है कि सब लोग मान ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी लग गई तो सब कुछ मिल गया। तो ये क्या है भेड़-चाल? देखिए ऐसे भेड़-चाल तो गलत शब्द रहेगा। एक्चुअल में देखा है तो सब चाह रहे सरकारी नौकरी। उसका रीज़न क्या है कि जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि आप प्राइवेट लाइफ़स्टाइल में जाओगे तो ये बीच में रिसेशन वगैरह आया था, हुँ, तो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में बल्क में लोग हटाए गए थे। हटाए तो गए थे। कहीं न कहीं प्राइवेट जो लाइफ़स्टाइल है, प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स है, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। और पीएससी जो ऐसी फ़ील्ड है, अगर आप पीएससी में सिलेक्ट होते हो, तो आपको या तो आप कोई गलत काम कर रहे होंगे, तभी आपको निकाला जाएगा। तो भी आपको कोई नॉर्मली आपके ऑफ़िस के जो बॉस है, वो नहीं निकालेंगे। हुँ, जो आपके गवर्नर रहते हैं, एमपी के जो गवर्नर, राज्यपाल, उनकी ओके, साइन से आप निकाले जाओगे। ओके, तो इसलिए आपको निकालना भी इतनी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए। इसलिए वो जॉब सिक्योरिटी आपको प्रॉपर रहोगे। तो अगर आप प्रॉपर आराम से अपना काम कर रहे हो बिना किसी उसकी नेगेटिव वे में जाके प्रॉपर, तो आप प्रॉपर आराम से जॉब कीजिए। आपको सारी अकोमोडेशन भी मिलती है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, ये सब चीज़ें भी रहती है। तो इसलिए कहीं न गवर्नमेंट में आपको एक बेटर लाइफ़स्टाइल मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, नॉर्मली आप 3.5 लाख के पैकेज में पुणे में रहते हो। हुँ, वहाँ पे आपका 15 से 20 हज़ार तो आपका किराया ही होता है ज़्यादा हो जाता नॉर्मली, और क्या पूरा। तो इसलिए नॉर्मली आप देखा है तो वहाँ पे जितनी सर्वाइव नहीं कर सकते। जितनी इनकम होती है उससे 75% खर्च हो जाता इसलिए वो है। बड़ी सिटीज़ में आपके नॉर्मली 3-4 लाख के पैकेज के और काम भी सबसे रहते बड़ी नहीं बात है। है जितना पैसा आता है उस हिसाब से फिर लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाती है और बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। सारी चीज़ तो ये होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट जॉब से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका सोशली आपका जो स्टेटस है वो हाई रहेगा, आपके घरवालों को अलग इज़्ज़त मिलेगी। तो इसलिए कहीं न कहीं एक्चुअली वो हाँ, रहती ये है। चीज़ बड़ी है। ये क्योंकि आप मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, थोड़ा गलत वे में मत लेना। हाँ, हाँ। कोई भी मतलब सरकारी ऑफ़िस में या गवर्नमेंट में हुँ, कोई यदि चौकीदार की नौकरी भी कर रहा है तो उसको ना लोग बड़ी सोसाइटी में बड़ी अहमियत देते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में है, भले ही वो बिल्कुल। चौकीदार हो। हुँ, तो ये बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा है ये वाली चीज़। तो ये बहुत मतलब वो कहेंगे फ़ोबिया कहेंगे या मतलब रिस्पेक्ट टाइप की है कि भई ये हमारे काम करवा देगा, तो कुछ ऐसा बहुत रहता है यहाँ पे। मेनली ये रहता है कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको उनको ये लगता है कि प्रॉपर आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो, तो इनके कनेक्शन आपके पूरी सब जगह हो जाते हैं। तो इनके साथ आपका कोई काम भी रहता है ना, तो इसलिए आपके काम ईज़िली हो जाते हैं। तो नॉर्मली आप आम जनता होगे, तो आप किसी चैनल के थ्रू जाओगे। हुँ, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं अगर इन केस कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी से कुछ काम हो जाते हैं नॉर्मली, इन केस ऑफ अर्जेंसी एक्चुअली और क्या। दैट्स इसलिए तो वो रियलिटी चीज़ और हो जाती इंडिया है, में तो हम कह ही सकते इसलिए। हैं बिना तो उस इसलिए ये नॉर्मली कहा हुँ, जा सकता है कि ऐसी चीज़ हो जाती है।
बाकी नॉर्मली देखा है तो आप प्राइवेट सेक्टर की लाइफ़स्टाइल भी अच्छी अगर देखा है तो, क्योंकि इसमें आपका टाइप टू टाइप प्रमोशन होके इंक्रीमेंट लाएँगे। हुँ, आप स्विच करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है आईटी सेक्टर में। आप हाँ, जितना ज़्यादा स्विच करेंगे, उतने ज़्यादा आपका पैकेज पैकेज हाइक रहेगा। बढ़ता जाएगा, प्रमोट बिल्कुल, होते बिल्कुल। जाएँगे आप। तो ये इसका जी। सबसे अच्छा लाइफ़स्टाइल का यही है कि आप प्रॉपर आपको ईज़िली लीव्स भी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप आओगे, तो इसलिए आपकी लीव्स लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड रहती हैं इसलिए आप उसमें। प्रॉपर हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। इन केस आपको मुख्यालय छोड़ के जाने के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है ओके, कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, भले आप सैटरडे संडे को जा रहे हो। ओके। ये रहता पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट से जॉब का ये रहता, पूरा प्रोसेस आपको पूरी फ़ॉलो हुँ, करनी हुँ। पड़ेगी। प्राइवेट स्टाइल में ऐसा है कि आपने एक बार लीव ले ली, कैज़ुअल लीव ले ली, आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला हाँ, नहीं। ये बात तो यहाँ सही पे है। प्रॉपर आपको मेंटेन करना पड़ेगा और इन केस आपको बुलाया गया, तो आपको अर्जेंसी में आना भी पड़ेगा, इसलिए ये रहता है। तो आप आपकी तरफ से कोई सलाह-मशवरा, कोई कुछ बात ऐसी बताना चाहते हैं जो कैंडिडेट्स के काम आए, जो वो फ़ॉलो कर सकें, जो उनकी जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो अभी प्री निकल गया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस निकल गया, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप कोई सजेशंस देना चाहेंगे? मेनली तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप दूसरों की देखी-दिखाई में मत उतरिएगा। आपको अगर लिख के याद कर रहे हो, आप लिख के याद करो। आप अगर पढ़ के याद करना चाहते हो, तो पढ़ के याद करो। आप दूसरों के देखी-दिखाई में अगर चीज़ें करते हो कि नहीं मैं वो ऐसा कर रहा था, मैं भी वैसा करूँगा, तो पॉसिबल है ही नहीं। आप एट द एंड आखिरी में जो देखा जाता है कि मेंस के टाइम पे लोग हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करते हैं कि सुधर जाएगी। आप बचपन से लेके 20 से 25 साल तक सेम चीज़ लिखते आ रहे हो सेम वे में और आप 1 साल के लिए सोचते हो कि मैं हैंडराइटिंग चेंज कर लूँ, पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए आप जेन्युइन रहो खुद से, जो चीज़ आपको सहूलियत से हो रही, जिस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हो, उसी तरीके से रहो। और लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। ये चीज़ें गलत है। नॉर्मली मैंने खुद ने सोशल मीडिया यूज़ किया है, क्योंकि टाइम पास के लिए भी कुछ चाहिए। आप 24 घंटे बुक्स में नहीं रह सकते वरना आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे। आप सोशल मीडिया से अगर कनेक्ट नहीं रहोगे, तो आपके सारे दोस्त यार जो आपने पूरी बचपन से लेकर अभी तक कमाए हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं छूट जाएँगे। तो इसलिए उनके पास पूरा का पूरा टाइम हम ना दें, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे लोगों से कनेक्शन भी ज़रूरी है, ताकि एट द एंड आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको हेल्प करेंगे। इसलिए आप इंदौर जैसी सिटी में रह रहे, अगर आप बीमार रहोगे, तो अगर यहाँ पर आपके दोस्त काम आएँगे आपको, इन केस आपको कुछ अगर इमरजेंसी आ गई तो। तो इसलिए दोस्त यार भी ज़रूरी है, सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, बस है कि अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। बाकी तो जो भी चीज़ चल रही है, प्रॉपर डेडिकेशन होके पढ़ाई कीजिए। लाइब्रेरी में मन तो लाइब्रेरी में पढ़िए, घर में मन हो तो घर से पढ़िए। बस पढ़िए टाइम टू टाइम और उस प्रोसेस को एन्जॉय कीजिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बाकी तो हमारी शुभकामनाओं के साथ है कि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रोहित भिंडे सर, ऑफिसर इन एडी इंडस्ट्रीज़। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी पीएससी के बारे में, इनके बारे में, इन्होंने कैसे किया, काफ़ी सारी चीज़ें। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। तो मिलते हैं।